वालिद साहब बोले, जज्बाती मत हो और मेरी बात को बड़ी गौर के साथ सुनो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद हमारे कब्रिस्तान की देखभाल, हमारे कब्रिस्तान का ख्याल तुम रखो और तुम इसके गोरकन बन जाओ। जैसे तेरे बाप ने सारी ज़िंदगी अपने अल्फाज से लोगों को डराया है, जैसे लोगों को गुनाहों के अजाब से डरा कर उन्हें दूर रखा है, तुम भी ऐसा ही करना। तुम भी अपने अल्फाज से लोगों की तबलीग करना, मगर कभी किसी का राज फाश न करना। मैं बोला, अब्बू आपकी ड्यूटी बहुत सख्त थी। अब्बू मुस्कुराकर बोले, मुझे तो कभी सख्त लगी ही नहीं बेटा। मेरे बच्चे तू बड़ा नाजुक सा है, इसलिए इस मुलाजमत का कह रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी है। मैं बोला, अब्बू अगर नाजुक हूँ तो इतनी सख्त मुलाजमत का क्यों कह रहे हो? अब्बू हंस दिए थे, मेरे कान के पास अपने लब कर कर कहने लगे, जो इन मुर्दों का ख्याल रखता है ना, वो इन मुर्दों का लाडला हो जाता है। ये बड़े लाड उठाया करते हैं बेटा सबके। मैं तो अब्बू की बातें समझने से कासिर था। आखिरकार वह मुझसे कहने लगे, चल आ मैं तुझे अपने हुनर से रोशनास करवा दूँ, आगे तेरी मर्जी, तुझे जो करना है करना। अब्बू मुझे 3-4 दिन कब्र खोदने के मुतालिक इल्म देते रहे। 5वें दिन वो मेरे साथ कब्रिस्तान आए और मुझे एक खाली जगह पर ले गए। वह ज़मीन पर बैठकर कहने लगे, अफजल इस जगह अपने बाप की कब्र तैयार कर दे। मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मैं ऐसी कब्र में दफन किया जाऊं जो मेरे बेटे ने अपने हाथों से मेरे लिए तैयार की हो। मुझे अब्बू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैंने उनकी जानिब शिकवा कुन निगाहों से देखा तो वह बोले, बस बस, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है तुझे, जो कहा है वो कर दे। और मैं था जो अब अपने अब्बू की कब्र खोदने लगा था। मैं इस काम से फारिग हुआ तो अब्बू के पास आकर बैठ गया और बोला, अब्बू इस मिट्टी ने मुझ पर कोई राज आश्कार नहीं किया, मुझे तो नहीं बताया कि आपकी रूह कैसी थी। अब्बू मेरी बात सुनकर हंस दिए और बोले, बेटा मिट्टी अभी तेरी वाकिफ़कार नहीं है, इसे इल्म नहीं है कि तू कैसा बंदा है। तेरे बारे में जान जाएगी तो ही तुझे कुछ बताएगी। हम दोनों घर वापस जाने लगे तो अब्बू बोले, अपनी माँ से ना कहना कि तू मेरे लिए घर तैयार करके आया है, नहीं तो उसने रो रो कर खुद का दुख मुँह कर लेना है। मैंने सर हिला दिया था। खैर इस वाक़ये के ठीक 3 दिन बाद अब्बू चुपके से चल बसे और हम सबको छोड़कर चले गए। रात सोए सुबह उठे ही नहीं। घर में कोहराम बर्पा हो गया था। मेरी अम्मी फरियाद करके कहती कि बशीर, हमने तो हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, फिर घर ऐसे वक्त में मुझे क्यों तन्हा छोड़ गए? आपको चाहिए था ना कि मुझे भी साथ लेकर चले जाते। अम्मी को संभालना बहुत मुश्किल था। खैर अब्बू को दफन कर दिया गया था। हज़ारों लोगों की कब्रें बनाने वाला आज खुद एक कब्र में लेटा दिया गया था। पूरे गांव वाले मेरे अब्बू की बहुत इज्जत किया करते थे। अब्बू के सोयम वाले दिन पूरे गांव वाले हमारे घर गंदम, आटा और पैसे लेकर आए थे। उन्होंने वह सारी चीज़ें बशीर की बीवी को दे दी थी। साथ में ये अर्ज़ भी की थी कि हमारी ख्वाहिश है कि बशीर का बेटा अब कब्रें खोदने का काम किया करे। अम्मी ने कहा, मैं अफजल से मशवरा करके कोई जवाब दूंगी। अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरा बेटा इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं है। उससे बात करने के बाद ही सब कुछ हो पाएगा। अम्मी ने मुझसे बात की तो मैं टाल मटोल काम लेने लगा था, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा राशन जमा हो चुका था। फिर मुझे तो शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी। मैं खुद को काम की जानिब माइल नहीं कर सका। घर में बड़ी चीज़ों पर गुजारा होता रहा। गांव वालों ने आर्जी तौर पर एक गोरकन रख लिया था। वक्त गुजरता गया और 1 माह हो गया। इस 1 माह में मेरी वालदा सूख सूख कर कांटा बन चुकी थी। वह मेरे अब्बू की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और उनके साथ जा मिली। तब मुझे इल्म हुआ था कि इन दोनों में कुदरती बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। खैर अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो मैंने उनकी कब्र खुद खोदने का इरादा कर लिया था। मैंने अम्मी की कब्र खोदी, उनको दफन किया तो पूरे गांव वाले लोग मुझसे कहने लगे कि अपनी वालदा के सोयम तक तुम घर में बैठ जाओ, फिर अपने बाप की मिरास संभाल लेना। मुझे भी अब कोई एतराज़ नहीं था। कब्रिस्तान से डर भी नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ तो मेरे बहुत ही प्यारे 2 लोग दफन हो चुके थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वह मरने के बाद मेरा ख्याल न रखते?
खैर मैंने सोचा कि मैं अब गोरकन बन जाऊंगा। मेरी बीवी ने मेरे इस फैसले को अच्छा करार दिया था क्योंकि वह हमारे पहले बच्चे से हामला थी। वो यही सोच सोच कर परेशान होती रहती थी कि अफजल, आप तो कोई काम करते नहीं, कोई काम धंधा अभी नहीं करते हो, हमारे बच्चे का क्या होगा। खैर मैंने रात में कब्रिस्तान जाना होता तो मैं इसलिए मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून को अपनी बीवी के पास छोड़कर चला गया था। आज मैं पहली बार एक गोरकन की हैसियत से कब्रिस्तान गया था। हर सू फैली हुई खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया था। ये खामोशी मुझ पर कुछ राज खोलना चाहती थी। खैर मैं घबरा भी रहा था, इसलिए मैं अपनी वालिदा की कब्र के पास जाकर बैठ गया था। मैं बोला, अम्मी, आपके जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बेचैन सी हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी वालिदा मुझसे कह रही हो कि मेरे बच्चे, तुमने परेशान नहीं होना है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर मैं अब्बू की कब्र पर गया और उनसे कहा कि आज मैंने आपका मनसब संभाल लिया था, आप खुश तो हैं ना अब्बू। मैं अभी उनसे यही कह रहा था कि तभी मुझे कब्रिस्तान के इस खामोशी भरे माहौल में हलचल सी सुनाई दी थी। मैं चौंक सा गया था। मैं जल्दी से उठा और आवाज़ का ताक़ुब करने लगा था। ये जानने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि ये आवाज़ें इस कब्र से आ रही हैं जो आज ही ताज़ा ताज़ा बनाई गई हैं। मुझे मेरी बीवी ने बताया था कि हमारे गांव के बड़े चौधरी की इकलौती बेटी का इंतकाल हो गया था। उसकी कब्र आरजी गोरकन ने ही बनाई थी। मैं ये सोचकर ही हैरान हो गया था कि क्या कब्र मुझे मरने वाली खातून का राज बताना चाहती है कि वह इस वक्त किस हाल में है। मैं जल्दी से आगे हुआ था। अंदर से आवाज़ आई, मेरा दम घुट रहा है, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। ये आवाज़ सुनते ही मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई थी। क्या ये औरत जिंदा है? मैंने खुद से सवाल किया। उस वक्त मैं बहुत बेबस था। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक औरत की कब्र थी और मैं उसे खोलने की जसारत नहीं कर सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि मैं कब्र खोदने लगूं तो कोई आवाज़ सुनकर इधर की जानिब आ जाए और फिर मेरी गिरफ्त हो जाए कि तुम एक जवान औरत की कब्र किस नियत से खोद रहे हो। मैं अभी खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि कब्र बड़ी कर्बनाक आवाज़ आने लगी थी। वह औरत बहुत तकलीफ़ में थी। वो बार बार इल्तिजा कर रही थी कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल दो। मैंने झटपट में फ़ैसला किया था। मैंने चौधरी साहब की हवेली की जानिब दौड़ लगा दी थी। इस वक्त रात के 1 बज रहा था। मैंने मुलाजिम से कहा कि चौधरी साहब को जल्दी से बुलाओ, जैसे भी हो उनसे कहो बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनका मुलाजिम बहुत खौफज़दा हो गया था। वो कहने लगा कि मैं चौधरी साहब को इस वक्त उठाने की जसारत नहीं कर सकता। मैं बोला, मैंने उन्हें दुश्मनों के मुताल्लिक खबर दी है। मैंने मुलाजिम से जानबूझकर झूठ बोला था, वरना वह कभी भी चौधरी साहब को नींद से उठाने नहीं जाता। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।